बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भाई, वैसे भी जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो खैर वो कभी लैपटॉप का मसला, कभी वैसे, बट ये कैसा होता नहीं है, मैं क्लास से पहले ही आता हूँ भाई। चलें जी। भाई आज का हमारा टॉपिक एनपीओ है। सही है जी। मैं एक समरी बनाता हूँ एनपीओ की, जिसमें इंटायर कॉन्सेप्ट शुरू से लेके आखिर तक रिवाइज हो जाएंगे। सही है जी। सवाल तो मैंने ऑलरेडी रात को बना ही लिया था। डायरेक्ट सवाल करवा दूंगा तो मसला ये है कि वो सिर्फ सवाल होगा। तो तुम लोगों के ऊपर है, मुझे बता दो डायरेक्ट सवाल करें या कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। हाँ जी। अच्छा, बेसानी कह रहे हैं कॉन्सेप्ट, रदा कह रही है कॉन्सेप्ट, सब कह रहे हैं कॉन्सेप्ट। ओके जी, बस सही है। फामिया कह रही है सवाल। अच्छा भाई, मेजोरिटी जो जा रही है भाई, वो जा रही है कॉन्सेप्ट के ऊपर। सही है जी। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम एक सवाल कर लेंगे वही कॉम्प्रिहेंसिव। क्योंकि मैं मतलब जो बाहर के बच्चे हो, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एनपीओ में ड्रास्टिकली चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। सही जी। कि आपको किस तरीके के फॉर्मेट्स के अकाउंट्स बनाना है। तो आपको उसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही अहम है जो पता होनी चाहिए। दो तरीके के मेथड से मैंने बताया था। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, और दूसरा होता है डेफिल मेथड। सही है, वो तो बात की बात है। पर उसके लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंसेस पे। यानी आप सबसे पहले इनकम और एक्सपेंसेस निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो हमने शायद एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल भी किया था, जिसके अंदर मैंने पिछले ट्रेंड के हिसाब से सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें इनकम और एक्सपेंसेस निकालना सिखाए थे। और फिर मैंने ये कहा था कि उसको पार्क किस तरीके से करना है। सही है जी। शुरू से लेके चलते हैं आज, बट थोड़ा स्पीड में होगा। आप लोग साथ साथ कॉपी कीजिएगा। अच्छा भाई, जब मैं बात करूं कि आपको एनपीओ का सवाल आएगा, तो क्वेश्चन में रिक्वायर कि आप बना दें बैलेंस शीट। ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या बोलेगा अभी, क्या बना दो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपको चाहिए होंगे कौन से बैलेंसेस? क्लोजिंग बैलेंसेस। ऐसा ही है। अच्छा सॉरी यार, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, माजरत। आ गई? सही है जी। स्क्रीन आ गई अब। ओके जी भाई, क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे। अच्छा, इसके अलावा वो ये कहता है आप बना दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे कई चेंज ला रहा हूँ। सही है, समरी के लिए आपके लिए, ताकि आपको याद रहे बाद में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के दो तरीके। पहला, आप बता दें भाई कि अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को यूज करूंगा। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? ब्लर हो रही है क्या? हाँ, क्या हो रहा है स्क्रीन में? चलिए, बिल्कुल क्लियर होगी। आंखें मल्ले वो नींद से उठा होगा अभी, इसलिए। इधर चले जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई। यहाँ पे हमने कहा रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। सर ये मतलब बता दें हम वापस से, क्योंकि हमने किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड का मतलब ये है कि तमाम रंगो नस्ल के इनकम और एक्सपेंसेस, जितने भी रंगो नस्ल के इनकम और एक्सपेंसेस हैं, आप उसका ब्रेकअप बताएंगे। कैसे ब्रेकअप बताएंगे भाई? फंड वाइज ब्रेकअप बताएंगे। अच्छा भाई, सर फंड वाइज ब्रेकअप। अच्छा, फंड वाइज ब्रेकअप का मतलब ये है, सुनिएगा मेरी बात। फंड वाइज ब्रेकअप का मतलब यह है कि जिस फंड की जो इनकम है वो वहां दिखाओ। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये तो हम तब करेंगे जब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अंदर आपने पीएनएल एक बनाना है या सारे फंड्स का अलग अलग? साथ साथ बोल रहे हैं, सारे फंड्स का अलग अलग, यानी हर एक फंड का अलग अलग आपका पीएनएल बनेगा। ऐसा ही है जी।
क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहती यही है कि जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है पहले उस पर काम कर लो। देखो मैं कह क्या रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जिन लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ है तो वो तो ड्रास्टिकली प्रेजेंटेशन वाइज चेंज हुआ है। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप पहले सबसे पहले इनकम और एक्सपेंस निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे अभी वापस से डिस्कस करेंगे, पर वो जो भी सीन है इनकम और एक्सपेंसेस आप बेशक निकालेंगे, फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि मुझे प्रेजेंटेशन या एनपीओ की पॉलिसी क्या है, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड यूज करती है। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड यूज करती है तो वो जितनी भी इनकम है, अलग अलग फंड की इनकम अलग अलग फंड में रिप्रेजेंट होगी, अलग अलग फंड के एक्सपेंसेस अलग अलग फंड में रिप्रेजेंट होंगे। चलिए जी, फंड वाइज ब्रेकअप बताना है। मैं आपसे अगर पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंड्स कैन बी, कितने टाइप के फंड्स होते हैं सर, यहाँ पे लिख भी देना सर, आप हम भूल जाते हैं। फंड की टाइप्स बताई थी सर आपने। एक हो गया जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब ये है कि आज तक आपने जो भी जनरली कमाया वो सब यहाँ मौजूद होगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। क्या होते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। हाँ भाई, इसके बाद ये आ गया भाई रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या हम कह सकते हैं ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस होते हैं? यही है भाई। अच्छा जी, तीसरा इंडोमेंट फंड। चलें जी भाई, हमने आपके कहने पे लिख दिया। अच्छा भाई, तो फिर इंडोमेंट फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड में फर्क क्या है? इसका प्रिंसिपल अमाउंट यूज नहीं हो सकता? पक्की बात है। अच्छा भाई, इंडोमेंट फंड यानी फॉर एग्जांपल जैसे आईकैप का इंडोमेंट फंड है, सही है, वो जो है हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। पर जो बंदा कंट्रीब्यूट करता है वो कहता ही है कि भाई इंडोमेंट फंड में से वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जाएगा, तो फिर मदद कैसे करेंगे? उस पे वो इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे कमाया जाएगा। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि जब आप इंडोमेंट फंड को यूज करेंगे, सही है जी, तो इंडोमेंट फंड का मतलब ये है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए और उससे आने वाले तमाम फ्यूचर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की जाए। तो वो आने वाले तमाम फ्यूचर के स्टूडेंट्स की मदद तब होगी ना जब वो प्रिंसिपल अमाउंट साइड साइड होगा। उसके ऊपर आने वाली इनकम क्या करेंगे, उनके लिए यूज करेंगे। तो सर क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट विल बी स्टैटिक, ऐसा ही है? क्या मैं लिखूं यहाँ पे कि सरप्लस कैन बी यूज, या यूं लिख देते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज, ऐसा ही है? चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड की, सही है जी। यानी मैंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि भाई आपने जो भी इनकम और एक्सपेंस की है, जो भी इनकम और एक्सपेंस किया और आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि आपको उसको प्रेजेंट करना है फंड वाइज, तो आपके सारे फंड्स के नाम खोल देंगे, यस सर। आप जनरल फंड को अलग रखेंगे, आप अपने जो एनपीओ के जो इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, यानी जो एनपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपके डोनर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोनर्स हैं जो पैसे देते हैं उनको, जो डोनर्स हैं उनको पैसे देते हैं, तो आप एक याद रखिएगा, तो डोनर्स को आपको अगर प्रेजेंटेशन देनी है कैसे फंड वाइज, तो अब हर एक फंड की इनकम अलग अलग बताएंगे, हर एक फंड का एक्सपेंस अलग अलग बताएंगे। चलिए जी, जो मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि कितने टाइप के फंड्स होंगे, तीन तरीके के, या तो होगा जनरल फंड, या तो होगा रिस्ट्रिक्टेड फंड, या तो होगा इंडोमेंट फंड। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या रिस्ट्रिक्टेड फंड एक से ज्यादा हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो आप अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आप तमाम रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के नाम एक एक साथ बताएंगे, क्योंकि आपका एक फंड नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। जैसे कंपनी का मैं कहता हूँ ना कि ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, किसी ने कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा, खैर तो मैं बता देता हूँ। कंपनी जब फॉर्म की जाती है तो कंपनी एक्ट आपको ये कहता है कि अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी को बनाने का, आप उसके अंदर लिखेंगे कंपनी क्या क्या बिजनेस करेगी जो कि लीगल होना चाहिए।
तो हर एनपीओ भी ये करती है किस मकासद के लिए बनी है। क्लियर है? चलें जी, बिल्कुल। अच्छा अब इधर, अब हमने ये कहा रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अलावा हमारे पास एक है डेफल मेथड। अच्छा भाई यहां पे लिखते हैं, डेफल मेथड में जो पीएनएल शो होगा ओनली किसका, जनरल फंड का। तो सर बाकी पैसे नहीं आएंगे क्या? वो डायरेक्टली इक्विटी में जाएंगे। वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? इक्विटी में। यानी हम ये कह सकते हैं इन दिस प्रोसीड्स एंड एक्सपेंडिचर restricted and endowment fund will directly go in net assets या equity। ऐसा ही है भाई? यानी सर अभी भी हमने ये सवाल भी किया था जिसके अंदर आपकी बॉटम लाइन चेंज नहीं होगी, तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी भाई डेफल मेथड का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं सिर्फ अपने जो के एनपीओ के शेयर होल्डर्स हैं कि भाई हम जो भी कमाते हैं वो जनरल जो एनपीओ चल रहा है, लोगों की सब्सक्रिप्शन है, कोई कैंटीन है, उससे जो कमाते हैं वो कमाई है। बाकी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे आ रहे हैं वो हमारी कमाई नहीं है, वो स्पेसिफिक पैसे के फंड में जाते हैं और वहीं से यूज होके खत्म हो जाते हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई? तो सर वहां पे भी पैसे तो आएंगे, पर क्या पीएनएल के फेस पे आएंगे या डायरेक्टली इक्विटी में जाएंगे? हाँ जी, डायरेक्टली इक्विटी में जाएंगे। वो नेट एसेट्स में भी वापस से देख लेंगे कि किस तरीके से होगा वो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? आपको बैलेंस शीट बनानी है और क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं फिर बता दूं, आपको सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से भी पहले आपको बेहतरीन जो पहला काम करना है वो करना है इनकम और एक्सपेंसेस निकाल लेना है। क्या करना है? इनकम और एक्सपेंसेस निकालने, और फिर इनकम और एक्सपेंस को निकालने के बाद फिर सोचना है कि कौन से मेथड पे जा रहा हूं। आया कि मैं यूज कर रहा हूं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड या तो मैं यूज कर रहा हूं डेफिल मेथड। तो देखो अगर सीक्वेंस गलत हुई तो गया काम। मैंने आपको सिखाया भी है, पीपी में भी यही होता है ना, पीपी में भी स्टेप वाइज चलते हैं। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, और हमने ये सीखी भी है कि भाई आप पहले इनकम और एक्सपेंसेस पे काम करेंगे तभी इसको पार्क कर पाएंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताना भाई, ये तो मैंने चीजें यहाँ पे समरी के तौर पे लिख दी। तीसरी चीज जो पूछी जा सकती है वो बोलेगा आप बना दो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये होता टेक्निकली उसकी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह। सही है जी? इसके अंदर आपकी मूवमेंट जो शुरू होती है, प्लीज समझिएगा, आपकी जो वर्किंग शुरू होती है वो होती है ओपनिंग नेट एसेट से, या उसको हम यूं कहेंगे ओपनिंग फंड्स एक्यूमुलेटेड। ऐसा ही है? अच्छा ओपनिंग फंड्स एक्यूमुलेटेड में कितने फंड्स? स्पेसिफिक। तो सर ये तो आपने पीएनएल में भी किया था, ये तो आपने पीएनएल यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी किया था, यहाँ पे भी क्यों तीनों बना रहे हैं अलग अलग? कोई लॉजिक बताएगा इसकी? सर वहां भी तीन, यहाँ भी तीन। नहीं, मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये आज तक के ओपनिंग जमा किए हुए फंड्स होंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साल का बनता है। ये बात समझ आ रही है?
ये जब तुम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स की बात कर रहे हो, ये ओपनिंग फंड्स एक्यूमुलेटेड है। ओपनिंग फंड्स एक्यूमुलेटेड का मतलब है ये साल शुरू होने से पहले इतने पैसे मौजूद थे इस फंड में। बात समझ आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये है एक्यूमुलेटेड एज एड का। एज एड भी ओपनिंग, इसके अंदर ऐड हो जाता है या तो सरप्लस या लेस हो जाता है डेफिसिट फॉर द ईयर। तो ये सरप्लस और डेफिसिट कहां से मिलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। पहले बताओ, ये बात समझ आई? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो आपको बॉटम लाइन पे अमाउंट मिलेगी वो इस फंड को या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। ऐसा ही है। अच्छा, फिर आपके पास कोई इंटर फंड ट्रांसफर्स होते हैं। अच्छा भाई, इंटर फंड ट्रांसफर्स का आई थिंक मतलब ये है कि भाई किसी डोनर ने ये कह दिया कि आप जनरल फंड से स्पेसिफिक में इतना पैसा डालेंगे, तो क्या हुआ, एक्सपेंस है या फंड से फंड का ट्रांसफर है? तो जिससे निकालने को बोल रहा वहां से माइनस करना, जिसमें फेंकने को बोल रहा वहां पे ऐड कर देना। भाई ये तो सिंपल सी बात है। इक्विटी टू, जैसे तुम लोग रिजर्व क्रिएट करते हो ना, रिटेन अर्निंग से निकाल के स्पेशल रिजर्व बना दिया, तो ये भी तो वही चीज है, पर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अच्छा जी, अब एक और चीज सुने भाई, इंटर फंड ट्रांसफर तो मुझे समझ आ गया कि भाई यहाँ से निकाल के वहां फेंक देना, इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे जीरो होता है, क्योंकि आप इंटरनल फंड्स की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं किसी और मकसद के लिए। क्लियर है? चलिए जी, आप जैसे ही ट्रांसफर्स को खत्म करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा टोटल। ऐसा ही है, इन तीनों का जो सम होगा वो बैलेंस शीट पे अपीयर हो जाएगा। उसको मैं क्या कहूंगा? क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड। क्योंकि बैलेंस शीट तो क्लोजिंग की बनती है ना, तो आप ओपनिंग यूज कर सकते थे या आपको क्लोजिंग निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। अगर आपने उससे क्या मांगी हुई है? बैलेंस शीट। अगर उसने आपसे बैलेंस शीट मांगी हुई है तो यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग नेट एसेट्स। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब क्लोजिंग नेट एसेट्स आप निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ओपनिंग। ओपनिंग आपको सवाल में गिवन होगा, सरप्लस फॉर द ईयर या डेफिसिट आपको गिवन होगा, या काम करना पड़ेगा उस पर? काम करना पड़ेगा। आप सुनना मेरी बात, यहां से डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। जब आपको सरप्लस या डेफिसिट के लिए काम करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से आपको बनाना पड़ेगा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे इनकम और एक्सपेंसेस। बात समझ आई? यानी एक आखिरी बात, सीक्वेंस, सबसे पहले आप ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालेंगे। सबसे पहले ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालेंगे, वो सवाल में गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो हमने एक तरीका सीखा हुआ है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, ओपनिंग। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, ओपनिंग, ये कुल मिला के फंड आ जाएगा। फिर सवाल में आपको गिवन होगा कि इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है, तो आप परसेंटेज लगा के उसका ब्रेकअप बना देंगे। आपको ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड मिल गए। अच्छा, अब आपको बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है, क्लोजिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग बनाने के लिए आपको फॉर द ईयर का गेन या लॉस चाहिए। उसके लिए क्या बनाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे ही मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगूंगा तो मुझे सारी इनकम चाहिए होंगी, सारे एक्सपेंसेस चाहिए होंगे। ऐसा ही है, सारी इनकम और एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करके रखूंगा और हाथ के हाथ उसको पार्क करूंगा। आपको सवाल में बताया होगा कि ये एक्सपेंस या इनकम इस फंड से रिलेट करता है, या ये एक्सपेंस या इनकम इतना परसेंट इससे रिलेट करता है। तो आप खुद भी तो सोचो कि अगर आप लोगों को इनकम और एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे तो क्या आप कभी भी पार्क कर पाओगे? तो पहला क्राइटेरिया क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस निकालना है। ऐसा ही है, जैसे ही आपने सारी चीजें पार की, आपको बॉटम लाइन पे या तो सरप्लस मिल जाएगा या डेफिसिट मिल जाएगा। आपने वो यहाँ पे पार करना, आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस पे ट्रांसफर करने के बाद। बात क्लियर है जी? अब तुम कुछ पूछ रहे थे। एक्सटर्नल ट्रांसफर नहीं होता है, इंटरनली है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि तुम्हें करना है। एक्सटर्नल ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती, एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होती है। एक होती है इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, वो खुद की मस्ती होती है कि मैंने ये कहा कि भाई मैं जो हूँ बंदा, सही है, मेरे एनपीओ में से इतना मैं एक स्पोर्ट्स का जो है ग्राउंड बना रहा हूँ, तो मैं हर साल इसमें से निकाल के पैसे वहां ट्रांसफर कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये वो चीज है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा जो डोनर है वो भी कह सकता है कि तुम्हें मैं इस शर्त पे पैसे दे रहा हूँ कि तुम अपने कुछ पैसे में से यहाँ पैसा फेंकोगे, तो वो हर साल फाइनेंशियल देखेगा। क्लियर है?
चलें जी, यानी एक्सटर्नल ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और एक होती है इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, वो खुद की मस्ती होती है। दूसरी वाली किसकी होती है? बाहर वाले की। सही है जी, चलें जी। सर डेफिल में सिर्फ जनरल का बनेगा पीएनएल, बिल्कुल। और अच्छा, एक अच्छा सवाल है ये, सर जब आप डेफिल मेथड बनाएंगे ना तो पीएनएल से वेग हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अभी भी कितने बनेंगे? 3। यानी 3 का ही ब्रेकअप आएगा, क्योंकि जो पैसा आएगा और जाएगा अब उसका पीएनएल तो बन नहीं रहा। अब वो सारे पैसे डायरेक्टली यहाँ आके गिरेंगे। वो अभी सीखेंगे। सानिया क्लियर है? बाकी दो अभी सीखेंगे, सीखेंगे बताऊंगा दोनों में क्या फर्क है। सही है जी, ओके। भाई यहाँ तक कोई मसला? आपने कॉपी करना तो जल्दी से कर लें, ये कर लिया कॉपी या करना है? करें करें, जल्दी कर लें। शाजिल मैंने आई थिंक इसके सारे मुश्किल पास पेपर करा दिए थे, एक ही पास पेपर रह गया था, वो भी तुम नहीं करोगे तो भंगी लानत है। यस, तुम्हें सारे मुश्किल वाले तो करवा दिए थे, वो एबीसीडी वाला भी करवा दिया था। उससे पहले जो सिंगल एंट्री की कॉन्सेप्ट के साथ जो डिफॉल्केशन वाला था वो भी करवा दिया, कैश गायब हो गया था। शादी एक हाथ तो खुद कर लेना, कभी कुछ चीजें तो खुद करनी चाहिए। और मैंने तुम्हें वैसे भी बताया है कि वो जो पिछले पास पेपर हैं वो रिडंडेंट हो गए। रीजन, अब नया चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, तो मैंने फिर मतलब मस्ती भी ये थी हमें कि हमने मिला के भी किए हैं कि भाई हमने सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट को भी रखा है और नए फॉर्मेट पे भी लेके आए। तो अभी जो नया सवाल बनाया मैंने कल वो इसी पे ही है कि दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। सही है? सही है शाजिल, तो आप पिछले वाले को तो भूल ही जाए ना। मतलब पिछला वाला तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो था कि सिंगल एंट्री पे हाथ सेट हो जाए। मैंने ओल्ड मेथड से बिल्कुल करवाया था, उसके चांसेस हो ही नहीं सकते, खुद लॉजिकली सोचो। दुनिया चल रही है अभी न्यू आईएफआरएस पे, वो क्यों पूछेगा पुराना? तो वरना तो ये मकसद ही खत्म हो गया नया वाला इंट्रोड्यूस करने का। देखो लॉजिकल सी बात है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत तुम्हें पुरानी चीज लास्ट जानबूझ के करवाई थी। जानबूझ के इसलिए करवाई थी ताकि तुमसे पास पेपर समझ आए। पहली चीज तो ये हो गई। और मैंने कहा पुरानी चीज इसलिए करवाई थी ताकि बेसिक पीएनएल बनाना आ जाए, जो कि तुम्हें पहले आता नहीं था। फिर उसी बेसिक पीएनएल को मैंने तुम्हें ब्रेक करना सिखा दिया परसेंटेज में। ऐसा ही है, तो इसलिए बिल्कुल जो मैंने करवाया वही कर लें, वो बहुत है। सही है, ओके जी भाई। भाई ये कॉपी हो गया, इसको स्क्रॉल डाउन करूं? ये देख लें भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। चलें जी, अब कॉन्सेप्ट इस तरीके से करते हैं कि सब खत्म करके ही उठे आज। सही है जी, मैक्सिमम पॉसिबल। इधर करेक्शन ऑफ एरर मैं करा दूंगा, रिवाइज जानी सब करा दूंगा। रुक जाओ, देखो करेक्शन ऑफ एरर तो कोई मैं मेरा मेरा ये मानना है कि करेक्शन ऑफ एरर इज नॉट अ स्पेसिफिक टॉपिक, इट्स अप्रोच। एक अप्रोच है। आपको अकाउंटिंग आती है तो आप करेक्टिंग एंट्री बना सकते हैं। उसमें सिंपल, आपको सर ने बताया भी होगा, मतलब वो तो उसका चैम्प है वैसे भी अली। उसको सब पता है कि उसने भाई करवाया ही उसने जिंदगी भर। उसको पता है, उसने तुम्हें यही बताया ना कि पहले तुम्हें एक एंट्री जो बनानी है वो बन गई, जो वो बना लो, और जो बननी चाहिए वो बना लो। फिर दोनों का डिफरेंस देखते रहो, कहाँ कहाँ मसला है उसको रिवर्स करके एंट्री बना दो। ये करेक्टिंग एंट्री होती है। रेशियोज करा दूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ, रेशियोज करा दूंगा। सही है, करा दूंगा, मैं करा दूंगा रेशियोज। पर मैं मेरे ख्याल से देखो, मुझे करवाने में कुछ नहीं, उस बंदे ने इतना टाइम लगाया है। एक और क्लास रखेगा, वो रिवाइज करा देगा तुम्हें। और सही है जी, रेशियोज कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर उसने ऑलरेडी इतना टाइम लगा दिया, मतलब मैं तुम्हारा अभी मेरे लिए क्या भाई, मैं तो बोलूंगा आओ, मुझे तो वाह वाह मिलेगी, हाँ भाई सही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम लगा दिया, तो अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हो? उसने लग के कराई है तुम्हें प्रैक्टिस। सही है, करते हैं, चलो इधर आ जाओ। इधर, अब मुझे एक बात करते हैं भाई, मैं रिवाइज करा दूंगा, सही है, रिवीजन की हद तक करा दूंगा। सही है, इधर अब मुझे एक बात बताओ। इधर, अच्छा अब सुनो सुनो, इधर प्लीज फोकस के साथ, पहले ये तो कर लें जो अभी चल रहा है। इधर, अच्छा भाई, यानी सर, यानी अब हम एक काम ये करें
कि हम पहले चीजें सीख लें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। हमने कहा कि भाई ये आ गया जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड। अच्छा, जब मैं पीएनएल में 3 चौरंगियां बना रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? पीएनएल में 3 चौरंगियां बना रहा हूं तो व्हाट डज इट मीन? रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को यूज कर रहा हूं मैं। चलिए जी, वेरी गुड। ये आ गया भाई आपके पास इंडोमेंट फंड। ये मैक्सिमम पॉसिबल रिवीजन होगा आपके लिए। इसके लिए फिर आप मतलब फोकस करना है आप लोगों ने इधर। भाई मैंने ये कहा कि आपने एग्जाम में अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है तो आपने इनकम की हेडिंग डाल लेनी है और 10 या 12 लाइनें ड्रॉप करके एक्सपेंडिचर की हेडिंग डाल लेनी है। सही है जी। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। सही है जी। और आपने अगर उस सवाल में उसने ये लिख के दिया है तुम्हें कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स भी बनाना है, तो आप उसका भी एक स्ट्रक्चर बना देंगे। उसका भी क्या बना देंगे? स्ट्रक्चर बना देंगे। पर क्योंकि अभी हम पहले यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो मैं यहाँ तक महदूद रहता हूँ। सही है जी, सुनिएगा। अच्छा, अब सर सवाल ये पैदा होता है कि मुझे पूरे सवाल में ये मौत आती है क्योंकि सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट भी पीछे थे और वो मुझे पता है वो लाजमी कैरी फॉरवर्ड करेगा क्योंकि उसने सिंगल एंट्री हटा दिया पर उसने उसकी जो एक आत्मा है वो याद रहने दी है। सही है। तो आपको वो कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। मैंने कैलकुलेशन भी सिखाई है, प्रेजेंटेशन भी सिखाई है। इसको हल करने का एक तरीका, सॉल्व करने का एक तरीका सुनना। सॉल्व करने का तरीका यह है जो आप लिखेंगे स्टेप वाइज। पहले स्टेप में तो ये लिखें प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखो जल्दी से। स्टेप 1, प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। prepare a structure of इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा ही है जी। देखिए आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, पर स्ट्रक्चर को इस मतलब नियत से बनाया, ये देख के बनाया कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। अगर ये डेफिल मेथड यूज हो तो आगे की 2 चौरंगियां नहीं आती। ऐसा ही है तो सिर्फ कौन सी आती? जनरल फंड। तो यानी भाई आपने स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना आपको। एक 1.5 पेज का सवाल होता है ये। उसमें हमें ख्याल भी तो रखना ना, एक अप्रोच बनानी है हमें। सही, जैसे पीपी के सवाल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले किसके पीछे भागते हो? ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर डिस्पोजल। तो ये सीक्वेंस फॉलो करनी है आपने इधर। चलिए जी भाई, ये तो बात मुझे समझ आ गई कि मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर के बाद बहुत ही अहम चीजें बता रहा हूँ आज जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज की हैं और जिसपे सवाल सॉल्व हो ही जाता है। सही है जी। मैं कह रहा हूँ स्टेप 2, फोकस ऑन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यार ये स्टेप 2 में मैं कह रहा हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे क्या करना है? फोकस करना है। अच्छा, आइडियली मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ, आइडियली receipts are considered to be income। पैसा आया, मैं बोलूंगा क्या है? इनकम है। लॉजिकल सी बात है भाई। मैं कह रहा हूं अगर पैसा आया तो वो क्या है? इनकम है। अब सुनिएगा, तो यहां पे लिखता हूं अनलेस देयर इज सम रिसीवेबल। ये क्या बात हुई भाई? जो मैंने पैसे रिसीव करने हैं तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, कैश और बैंक दोनों। और हमने एक चीज याद रखिएगा, मतलब ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद ध्यान ही रहे। हमने एक चीज भी सीखी थी, हो सकता है कि वो बैंक का अकाउंट अलग दे
कैश का अकाउंट अलग दे, और बोले कि साल के दौरान कैश में से कुछ चोरी हुई है, तो ओपनिंग तुम्हें दे देगा, क्लोजिंग भी कैश का बता देगा। फिर तुम्हें क्या करना होगा, पूरे साल की जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो टी अकाउंट में पार्क करनी पड़ेंगी। तो अगर फिर भी तुम्हारे पास पैसा बचा ज्यादा और दिख रहा होगा कम, तो बाकी क्या हो चुका है, चोरी हो चुका है। याद आ रहा है ये सवाल किया था? चलें जी, पर अभी हम कह रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन को कटाओ, हम नॉर्मल अप्रोच पे लेके चलते हैं। सही है, वो भी मैं याद दिला रहा था कि भाई ऐसा किया हुआ है इधर। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि भाई आपने रिसीट्स आर कंसिडर्ड टू बी इनकम, यानी आप जब देख रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, चाहे वो कैश में पैसा आया हो चाहे बैंक में पैसा आया हो, पैसा आना मतलब आपकी नजर में इनकम। पर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पैसा पिछले साल का आ रहा हो, ऐसा है तो वो इनकम किस साल की होगी, इस साल की नहीं होगी। तो आपको वेरी गुड, आपको मैं यही तो सिखा रहा हूँ। अच्छा एक और चीज, रिसीट्स जनरली इनकम होती हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है अगले साल के लिए मिली हो, तो वो एडवांस है, ऐसा ही है। तो भाई आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नजर घुमाते हुए उसके स्पेसिफिक लाइन आइटम के देखने कितने रिसीवेबल हैं, कितने एडवांसेस हैं। पहले बताओ ये बात समझ है ऑनलाइन में, तुम सबको जल्दी से बताओ, क्लियर है? आपको नजर घुमाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डेबिट साइड पे देखा रिसीट आ रही है सब्सक्रिप्शन की, रिसीट किसकी आ रही है, सब्सक्रिप्शन की। तो मैं ये कहूंगा कि जो सब्सक्रिप्शन से आने वाला पैसा है भाई, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी पिछले साल का हो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी अगले साल के लिए हो। तो भाई मुझे इस चीज का ख्याल रखना है। और इनकम तो अक्रूवल भी तो होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इनकम हो इस साल की जो कि रिसीव ना हुई हो, तो उसका अक्रूवल भी तो उसके अंदर पार्क होगा। तो सर इसके लिए मुझे एक एक लाइन आइटम पे फोकस करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। आपने जैसे ही सब पे टिक लगा दे, दैट मींस की कहानी खत्म, फिर सवाल हैंडल हो गया। तो यानी आपको मेजर नजर कहाँ घुमानी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। क्लियर है जी? चलिए, ये आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा भाई, तो यानी साहब ये बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, यहाँ पे भाई मैंने अकाउंट खोल दिया सब्सक्रिप्शन का, सही है। सब्सक्रिप्शन में मैंने ये देखा कि सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स आ रही है 50,000 रुपए की, कितने की? अच्छा, तो मुझे तुम एक बात बताओ, कैश हुआ होगा डेबिट, तो वो तो डेबिट दिख रहा है मुझे। अब समझना, समझाने की बात यह है कि भाई आपके जो पैसे आए हैं वो दो मद में आ सकते हैं, या तो एडवांस आ सकता है या रिसीवेबल कम हो रहा होगा, सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं कैश को सीधा सीधा यहां पार्क कर दूं, भाई इससे मेरा रिसीवेबल भी कम होता हुआ दिख रहा है और एडवांस इंक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है। बात समझ आ रही है? हम लोग क्यूमुलेटिव अकाउंट बनाते हैं ना, जो सबको पता भी होना चाहिए इधर। तो मैंने ये कहा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पास ये तो आ गया 50,000, मैंने 50,000 को इनकम नहीं माना। मैंने कहा सर जरा एक बार रिकॉल करते हैं कि इनकम निकलेगी कैसे। मैंने बोला आओ देखते हैं। सवाल के अंदर उसने कहा कि आपके पास पिछले साल कुछ लोगों ने एडवांस दिया था, वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। हमने कहा भाई पिछले साल लोगों ने कोई 10,000 का एडवांस दिया था, क्या ये 10,000 पिछले साल की इनकम है या इस साल बनेगी, इस साल बनेगी। वेरी गुड जी, हमने यहाँ पे फेंक दिया। अच्छा भाई इधर फिर हुआ ये कि आपको सवाल में लिख के देगा कि इस साल कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए जो कि बननी चाहिए थी इस साल की इनकम। हमने कहा भाई वो कितने, हमने कहा 7,000। अच्छा आप जरा प्लीज सुनिएगा, समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये इनकम बनने लगे 10,000, क्योंकि पिछले साल के हैं, इस साल इनकम बनेंगे, रिसीव हुए थे पिछले साल। अच्छा मैं कर रहा हूँ कंसिडर ये भी इनकम है क्योंकि रिसीव हुई है, और मैं कह रहा हूँ ये अक्रूवल भी इनकम है भले ही रिसीव ना हुआ हो। पर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, जरा सोचो, मतलब ये इसकी लॉजिकल सीक्वेंस बता रहा हूँ वापस से आखिर बार, सही है जी? सुनना, लॉजिकल सीक्वेंस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, क्या तुम्हें ये बात पिक होके समझ आ रही है कि आपको सवाल में कहेगा कि लास्ट ईयर का भी कोई रिसीवेबल था, तो मैंने लेट से कहा कि वो था 5,000। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5,000 इनकम कब की थी, पिछले साल की। तो ये इस साल की इनकम, तो आप खुद भी तो देखें, आपने जो 1 2 3 प्लस किया, आप इसको ओपनिंग में से माइनस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से अब जो इनकम बच गई वो इस साल की। अच्छा फिर आपको सवाल में लिख के देगा, तो ये जो रिसीट्स आई हैं इसमें से कुछ पैसा अगले साल के लिए दिया हुआ है, अगले साल के लिए दिया हुआ है, यानी वो इस साल की इनकम है, इस साल का एडवांस है, एडवांस है। हमने कहा भाई वो 2,500 है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 को प्लस करोगे आप इन सबको इनकम बनाने लगे थे, आपको याद आया इसमें से कुछ इनकम
कि जो इसमें जो कुछ पैसे हैं वो लास्ट ईयर के आए हुए हैं वो हटा दो, और जो अगले साल के लिए आए हुए हैं वो हटा दो, तो क्या प्योरली इस साल की इनकम बच जाएगी? अच्छा बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 59,500। यही है भाई, आपने सिंपल ये निकाल लेनी है बैलेंसिंग फिगर। भाई कोई मसला है इसमें? अच्छा भाई, अब आपको नहीं लगता कि सब्सक्रिप्शन वगैरह देना यूजुअली जनरल काम है एक एनपीओ का? फैसिलिटीज जनरल काम है ना। अच्छा तो मैं इस वाली इनकम को कहाँ पार्क करूं? जनरल फंड में। अच्छा अगर वो कहे कहे कि ये सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक हमने फंड बनाया था उसके लिए, तो वहां फेंक देना। तो ये पत्थर पे लकीर नहीं, सवाल अगर साइलेंट है तो जनरल में, सवाल अगर साइलेंट है तो जनरल में, अदरवाइज वो आपको बताएगा। सही है जी। मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपने सब्सक्रिप्शन इनकम फेंक दी, कितनी दी? 55 9, ओके जी, 59,500। अच्छा मैं आपके सामने भी तो, मैंने भी ऊपर भी तो यही बताया था, पहले आप इनकम एक्सपेंस निकालोगे और फिर जाके ये काम करोगे। आपने इनकम में पार्क कर दिया, कोई मसला? क्लियर है? अच्छा अब बाज़ औकात वो आपको कैश एंड बैंक का मूवमेंट नहीं बताता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मूवमेंट नहीं बताता आपको। यानी सुनना, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है आप लोगों का, बोलता है बाज़ औकात वो भी बनाओ। तो ये जो पैसे आपको उसने नरेशन में कहीं लिख के दिए होंगे, तो क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा? यस। पर उस केस में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या गिवन होगा? ओपनिंग। और ये 50,000 पे कहाँ दिखाओगे रिसीट एंड पेमेंट में? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे, क्योंकि पैसे आए होंगे। क्लियर है? और ना जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? आपको बस ये मैच करके चलना है, ये मैच करके चलना है। अगर वो कहता है कि भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दो, तो आपको फिर सारी इनफ्लोस एंड आउटफ्लो टेक्निकली कैश फ्लो हो जाएगा वो। क्लियर है? क्लियर है जी? बिल्कुल, कैश एंड बैंक का अकाउंट इधर। अच्छा इस वाले अकाउंट में बिल्कुल सही कहा है इसने कि सर राइट ऑफ भी आ सकता है, तो अब राइट ऑफ यहाँ चिपका देना, कोई मसले वाली बात नहीं। सही, वो अलग से मेंशन कर देगा। क्लियर है भाई? ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्लोज, आगे चलें? पक्की बात है? चलें जी इधर। अच्छा मेंबरशिप फीस में ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ। मेंबरशिप मैंने आपको बताया था कि उसको रिकॉग्नाइज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला सीधी इनकम, दूसरा डेफल मेथड। डेफल मेथड में होता ही है कि हम लायबिलिटी रखते हैं और ओवर द पीरियड को, अच्छा फिर आपको वो सवाल में बताएगा इतने मेंबर्स थे तो ओपनिंग लायबिलिटी निकाल लोगे, इतने मेंबर्स थे क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल लोगे, फॉर द ईयर का कैश ऐड करोगे, बैलेंसिंग फिगर इनकम आ जाएगी। सही है जी? तो उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, वो बहुत किया हुआ हमने इधर। अच्छा अभी सब्सक्रिप्शन इनकम के बाद प्लीज सुनिएगा, आपको वो ये कहेगा कि लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी है, लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी है। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, लोगों ने, मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिला के जो कंट्रीब्यूशन दी है, यहाँ पे लिखता हूं तुम लोगों के लिए, चलो यहाँ पे इसका तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, ये आ गया 59,500। सही है जी? ये हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको सवाल में लिख के देगा, सुनिएगा फोकस के साथ, कि लोगों ने कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन दी है कोई हमें 70,000 रुपए की, जिसमें से अब मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझे बताओगे, कैश हो गया होगा डेबिट। सही है? अब इनकम हुई होगी क्रेडिट, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड यूज कर रहा हूं। अच्छा आपको सवाल में लिख के देगा कि ₹70,000 हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन। सही है? इन विच डोनर स्पेसिफाइड 20% अमाउंट विल बी यूटिलाइज, कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर। कहाँ भेजूं उसको? जनरल में भेजूं? इसका 20%? पक्की बात है? ये आपको सवाल में गिवन होगा ना। चलें जी भाई, आपने इसको कहा कि भाई आप यहाँ पे 14,000 फेंक दें क्योंकि उसने कंडीशन बताई थी। फिर वो आपको कहेगा, सुनिएगा, फिर वो आपको कहेगा 50% एक स्पेसिफिक मकसद के लिए दे रहा हूँ, स्पेसिफिक में। चलें जी 35,000 फेंक दिए, वेरी गुड। अब सुनना, फिर बाद में वो कह रहा है कि जो बकाया है वो मैंने एजुकेशन के लिए दिए हैं और जिसका प्रिंसिपल अमाउंट यूज नहीं हो सकता, इंडोमेंट में आ जाएंगे। अच्छा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो है, पर कितने टाइप्स के लिए हैं? 3, तीनों में चिपका देना, कोई पंगा है इसमें? कोई मसला? चलें जी 21,000। मैं भी तो यही कह रहा था शुरू में कि भाई आप इनकम एक्सपेंसेस पे काम करें और उसको बाइफरकेट करते रहें, कोई पंगा? चलें जी इधर।
अब आपको प्लीज समझिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैंटीन इनकम। सही है जी, हम यहाँ पे अलग से काम कर लेते कैंटीन इनकम पे। स्पेसिफिक में 35 ऐड क्यों नहीं किया सर? किया ना, ये रहा ना ताबिश, ये रहा देख, गोल घुमा रहा हूं, है ताबिश जिंदा है? हाँ तो बोल दे, हाँ तो सही है 35। क्यों किया भाई, बोल रहा है क्यों किया? भाई सवाल में मेंशन था, मैंने बोला था कि 50% जो इसका है वो मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा हूँ। सही है, बिला वजह की मस्ती थोड़ी ना यहाँ पे ऐड करूंगा इधर। अच्छा भाई, कैंटीन इनकम निकालनी है। सही है जी, प्लीज सुनिएगा, ये हमने किया हुआ भी है और हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे देखना भी है इधर। अच्छा भाई, कैंटीन इनकम, भाई कैंटीन इनकम के लिए मुझे पता है कैंटीन की कोई ना कोई सेल्स होगी। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल पीएल तो नहीं बना रहा, सेल सीओ जीएस ये सारे माइनस होके आएंगे। यहाँ पे तो एक लाइन आइटम आता है इनकम फ्रॉम कैंटीन, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी नहीं होती चीज इधर। मुझे सेल चाहिए, इसके अलावा सीओ जीएस चाहिए। मैं सेल में से सीओ जीएस जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जीपी ऑफ कैंटीन। फिर अगर कोई इससे रिलेटेड सैलरी एक्सपेंस वगैरह होंगे कैंटीन के, वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे नेट हो जाते हैं। अच्छा भाई, सेल निकालने का तरीका तो बाद में देखते हैं, पहले सीयूजीएस देख लेते हैं। सही है जी, सुकून से सुनिएगा इधर। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि भाई आपको अगर सीओजीएस चाहिए तो सीओजीएस मिलती है कैंटीन के स्टॉक अकाउंट से। ओपनिंग मैंने कहा कि सर आपके पास 10,000 की परचेजेस मौजूद हैं, आपने कहा क्लोजिंग 2,000 का स्टॉक मौजूद है। अच्छा, अब मुझे इतना पता है कि अगर मुझे यहां मिल गई एक चीज परचेजेस, तो मैं यहां से निकाल लूंगा सीयूजीएस, क्योंकि ओपनिंग प्लस परचेजेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। तो इसमें से कुछ बच जाता है तो बाकी बिक जाता है, ऐसा ही है। तो मुझे ये बात चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग मुझे सवाल में गिवन है डेफिनेटली, क्लोजिंग मुझे सवाल में गिवन है डेफिनेटली, तो मुझे बाकी बताओ परचेजेस कहाँ से लाऊं? पेबल के अकाउंट से। चलिए जी, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ट्रेड पेबल का अकाउंट खोल दिया। ट्रेड पेबल के अकाउंट में ओपनिंग आपको डेफिनेटली बताया हुआ होगा 15,000, क्लोजिंग आपको बताया हुआ होगा सर 35,000। अच्छा यार, अब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। मुझे इतना पता है कि ओपनिंग मेरा इंक्रीज हुआ होगा, यानी मेरा उधार इंक्रीज हुआ होगा और परचेजेस की वजह से, तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ऐसा ही है। यानी ये और इस साल की परचेजेस की वजह से इंक्रीज हुआ होगा, और फिर ओपनिंग प्लस इस साल की परचेज कुल मिला के उधार बन गया होगा, उसमें से कुछ पे हो गया होगा तो बच गया होगा। तो मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे कैश कहां से मिलेगा? रिसीट या पेमेंट टाइप, पेमेंट से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से मिलेगा। अच्छा जी, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से मिलेगा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपने कुछ कैश में सेटल किया हो, कुछ बैंक से सेटल किया हो। अगर अलग अलग दिया हुआ तो आप दोनों को मिला के यहाँ चिपका देना। अच्छा भाई, मैंने किया ये कि भाई मेरी असेसमेंट के हिसाब से कोई 60,000 रुपए की पेमेंट हुई है, या आपने रिसीट एंड पेमेंट, मैं यही तो कह रहा हूँ, रिसीट एंड पेमेंट एक की पॉइंट जहां से सब मिलेगा। सही है। मुझे एक बात बताओ, 35 + 60, सुनना, तो मुझे एक बात बताओ, 15 रुपए की बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 80 आ रही है, चेक कर लें भाई, 80,000 है। चलें जी, भाई ये आ गया परचेजेस मेरे 80,000 के। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, परचेजेस की एंट्री तो ये बनी थी ना, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल का क्रेडिट तो मिल गया, डेबिट क्या करूं इन्वेंट्री के अंदर? ये रहा सर 80,000। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कुल मिला के मेरे पास माल बचा हुआ था बेचने के लिए कितने का? 90 का।
बचा कितने का? 2 का। तो बेच कितना दिया? ये आ गए COGS। चलें जी, ये आपके पास आ गई बैलेंसिंग फिगर। मतलब सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट के साथ इंटरैक्ट रख के वो करवा रहा हूँ, सही है। आपने यहाँ पे सिंपल 88,000 फेंक दिया, सर ये तो लॉस हो गया, सेल तो है ही नहीं। तो सर अब आपको वो बताएगा कि हम जो ये चीजें बेचते हैं ऑन 20% मार्कअप, 25% मार्कअप पे। मार्कअप का मतलब ये होता है कॉस्ट होती है 100, उसमें 25 प्लस होके सेल्स बन जाती है। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो क्या मैं 88,000 डिवाइडेड बाय 100, 125 कितना आ गया? 110। भाई आपने ये कहा कि सर 1,10,000 रुपए की सेल्स है, ये कितना आ गया? 22,000। तो सर ये कैंटीन की इनकम आ गई। अगर कोई सैलरी एक्सपेंस वगैरह नहीं है तो सीधा सीधा चिपका देंगे। चलें जी, तो हमने क्या कहा कि भाई इनकम फ्रॉम कैंटीन आ गई हमारी 22,000 रुपए। अगर किसी स्पेसिफिक फंड का बोले तो वहां फेंक देना। भाई यहाँ तक कोई पंगा? सिंपल है। मैं यहाँ पे तुम्हें एक समरी बना के दिए जा रहा हूँ ताकि आप इसको अकॉर्डिंगली देखें। अच्छा, फिर वो अगर तुम्हें कहता कि हमें ये शक है कि कोई कैश में से चोरी हुई है और कैंटीन की जो भी सेल है वो कैश में की जाती है, तो इसको कैश अकाउंट में फेंक देना 1/10 को। जो सेल्स का पैसा है कहाँ फेंक दोगे? कैश अकाउंट में, क्योंकि वो बना हुआ नहीं होगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैंक अकाउंट गिवन होगा। बात क्लियर है? तो आप ओपनिंग गिवन होगा कैश का, जितनी रिसीट्स हैं वो सारी फेंकोगे। और याद रखना, उसमें खाली याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि आपने जब मेरे से एक सवाल किया था पास पेपर का, उसमें ये था कुछ बैंक से पैसे निकाल के कैश में लेके आ रहा था और कुछ कैश में से निकाल के वहां डिपॉजिट करवा रहा था। तो वो भी आपको अकॉर्डिंगली मैच करके पार्क करना, खाली मूवमेंट के लिए। और फिर जो पैसा बच जाएगा और क्लोजिंग से कंपेयर करोगे तो आपको डिफॉल्केशन मिल जाएगी। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर दूं ताकि पास पेपर के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते हैं। चलिए भाई, कैंटीन इनकम में कोई मसला, ये हमने वैसे भी किया हुआ, पर ये है कि एक पेज पे समझ आ रही है तुम्हारे पास इधर। चलिए भाई, ये भी मुझे समझ आ गया कि ये कैंटीन इनकम आ गई। अच्छा, अब तुम्हें प्लीज समझना, अब तुम्हें सवाल में लिख के देगा कंट्रीब्यूशन भी आ गई, सही है ना। अब आपको वो कहेगा कि भाई आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चल रहा है, कुछ आपको मिसलीनियस रिसीट्स हुई हैं। क्या हुई हैं? मिसलीनियस रिसीट्स। मिसलीनियस रिसीट्स का मतलब ये है कि बस ऐसे ही पैसे मिल गए, तो वो सीधी सीधी इनकम है। सीधी सीधी इनकम है। तो सर आप यहाँ पे उसको सीधी सीधी इनकम दिखा देना, उसका कोई पंगा नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ जिसके लिए कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है, तो आपको पता है ना वो सीधी सीधी क्या है, इनकम है, वो सीधी सीधी यहाँ चिपक जाएगी। पर अभी कॉन्सेप्ट वाइज मैं इसको यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो चीजें थी मुश्किल वाली वो यही थी, जिसमें काम होता है, कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि इन तीनों का टोटल में से इसका तो 21 है, 95,500 ऐसा ही है जी। टोटल कितना? चेक कर लो। 95,500, 35 और 21। 151 यही है भाई। तीनों को ऐड करोगे आंसर सेम आना चाहिए, और इसको भी कर, देखो यही आ रहा है। चलें जी इधर। अच्छा भाई, ये तो हो गए हमारी इनकम की कहानियां। अब हमें क्या चाहिए? एक्सपेंसेस। अच्छा, ये बात तो याद होनी चाहिए आपको, एक्सपेंसेस के लिए यू नीड टू वॉच पेमेंट साइड। क्या देखनी है हमें? पेमेंट साइड। चलें जी, हम यहाँ पे आए। सबसे पहले हमने एक अहम काम ये किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है जी। सुनना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें पीपीई का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी तो रिवाइज किया है, और पीपीई का अकाउंट बनाने के लिए आई थिंक कि तुम लोगों को ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन अलग से निकालना है, डिस्पोजल पे अलग से, एडिशन पे अलग से। वो तो याद रहेगी बात। यानी आपने सिंपल एक चीज करनी है, ओपनिंग एसेट्स पिक किए और आपने देख लेना है कि कॉस्ट मॉडल क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सीधा सीधा उसमें से वो हटा देंगे कॉस्ट और बाकी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आई थिंक ये तो सफिशिएंट बात पता है हमें। सही है जी। यानी
मैं यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करूं तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई पीपीई का। ओपनिंग लेट से 50,000 है और हमने ये कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ, मतलब सुनना मेरी बात, हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, सही है जी, उसमें हम हर एसेट को जो डेप्रिशिएट करते हैं 10 ईयर्स पे करते हैं। ये आ गया जी। अच्छा, क्या मैं 50,000 को डेप्रिशिएट कर दूं? नहीं। आप बोले सर आप ये बताएं पहले कोई डिस्पोजल तो नहीं है। मैंने कहा सर अभी देख लेते हैं, प्लीज समझिएगा। अच्छा, मैंने कहा कि ये कॉस्ट का अकाउंट है या बुक वैल्यू कर लेते हैं? बुक वैल्यू का अकाउंट है। सुनिएगा, मैंने कहा 10 साल की लाइफ है, मैंने कहा कि आपने एक 5,000 का एसेट डिस्पोज किया है जो आपने एक्वायर किया था जनवरी 1, 2019 पे, और आपने, प्लीज समझिएगा, और आपने इसको बेचा है, डिस्पोज, यहाँ पे लिखिए डिस्पोज ऑन June 30, 2020, यानी ये करंट ही चल रहा है 2020। आपने इसको खरीदा कब था? जनवरी 1, 2019 में। तो पहले मुझे एक बात बताओगा, ये बुक वैल्यू का अकाउंट है, प्लीज समझना। तो मुझे, जो प्लीज समझो, तुम लोग बताओगे ये बुक वैल्यू का अकाउंट है, सही है जी। मुझे इतना पता है कि भाई, बल्कि इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि तुम्हें रिमेनिंग लाइफ बतानी पड़ेगी, वरना कॉस्ट आ गई है, सही है जी। मैं अक्यूमुलेटेड का अलग से खोल लेता हूँ अकाउंट, वरना फिर वो रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो चलो बुक वैल्यू पे समझ आ जाती। इधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आज तक रखा हुआ है 10,000 रुपए का, बाकी एसेट्स पे होगा। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ये कॉस्ट का अकाउंट है तो पहले तो डिस्पोजल की यहाँ से कॉस्ट माइनस होगी, कितनी? 5,000। ये तो बात सही है ना, हमने सीखा है ना, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि आपकी एडिशन भी हुई है अप्रैल में 2020 को, सही है, और वो हुई है सर आपकी एडिशन 15,000 की, तो यहाँ एडिशन आ जाएगी क्योंकि ये कॉस्ट का अकाउंट है। अच्छा, अब आपको पता है क्या पहले 50,000 को डेप्रिशिएट करूं या इसमें से पहले 5 माइनस करूं? पहले 5 माइनस करूं, चलें जी। आपने कहा कि सर आप पहले सिंपल एक काम ये करें, 50,000 में से पहले 5 माइनस कर दें, 45,000, इसको डिवाइड बाय 10 किया, 4,500। ये तो उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आ गया जो पूरे साल अवेलेबल थे। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, जो डेप्रिसिएशन में ऐड करूंगा ऑन डिस्पोजल, वो कितने महीने? चेक कर लेते हैं, 6 महीने। ऐसा ही है, इसकी भी लाइफ 10 ही थी, 250। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल रहा हूं मैं, सही है। अच्छा, एडिशन हुई है, अच्छा भाई, 15,000 डिवाइड बाई 10, 1125। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया? 5875। ऐसा ही है भाई, 5875 आ गया। इससे आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया होगा, वो नोट्स में याद करो, हम ओपनिंग में ऐड कर दिया करते थे। तो ये आ गया 5875, यही है। क्लोजिंग निकाल लूं? जो डिस्पोजल है उसका एसेट नहीं रहा तो उसका अक्यूमुलेटेड भी नहीं रहा, उसको भी निकाल के फेंक दें। मुझे बता दो कि कितना आ रहा है। 750 आ रहा है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि वो 1.5 ईयर्स तक का है, सही है जी। तो 750 आप यहाँ से निकाल के फेंक दें भाई। ये आ गया डिस्पोजल। क्लोजिंग कितना? 15,125, ये क्लोजिंग आ गया। अच्छा, इसका भी क्लोजिंग बता दो। ये 65 और 5 60 आ गया। अच्छा, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों का नेट रिपोर्ट होगा? हमने तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में बखूबी सीखा है कि बैलेंस शीट में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास क्लोजिंग कितना रिपोर्ट होगा? आप कितना कह रहे हैं? 44875।
यही है जी। अच्छा देखो, आपने जब फॉर द ईयर की वर्किंग की है, क्लोजिंग साथ साथ निकालना ताकि बैलेंस शीट में खाली फिगर्स फेंकनी हो, दैट्स इट भाई, यहाँ पे कोई मसला। अच्छा अब एक और चीज, बैलेंस शीट के हवाले से, क्या बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग आएगा? याद दहानी करा रहा हूँ, क्या बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग आएगा? पक्की बात है। और कैश एंड बैंक का क्लोजिंग आएगा? डेफिनेटली आएगा। अच्छा भाई, साथ साथ बताओगे क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? और सर ये भी बैलेंस शीट में आएगा। पर अकॉर्डिंगली दिखाना, जहां लायबिलिटी है वहां लायबिलिटी साइड पे, जो एसेट है वो एसेट साइड पे। मैं फिर बता रहा हूँ, बैलेंस शीट तो आसान है बनाना क्योंकि क्लोजिंग साथ साथ निकल रहे होंगे, पर खाली आपको ये इंश्योर करना है कि हर एक एसेट या लायबिलिटी पार हो चुका हो भाई। अच्छा, और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड आएगा? उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड तब निकालोगे जब इनकम एंड एक्सपेंसेस पार हो जाएंगे। क्लियर है ऑनलाइन वालों? अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन कॉपी कर लेना, बट मुझे इधर सुन के एक बात बताओ। फिर आपको सवाल में लिख के देगा कि इसमें से 70% जनरल फंड को एलोकेट होगा, 30% स्पेसिफिक को एलोकेट होगा, तो इसका 70% बताइए। यानी इसका 5875 का 70%, 4112.5। और ये आ गया सर 1762.5। अच्छा, टोटल कुल मिला के 5875। अच्छा, फिर वही बताने का मकसद कि भाई जब आप ये चीजें कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस तो वही हैं, खाली प्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज आ रही है। कोई मसला? चलें जी। अब आपने यहाँ पे लिख दिया भाई सर रेंट एक्सपेंस। अच्छा, रेंट एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपने पैसे पे किए होंगे तो पेमेंट साइड पे देखना होगा, ऐसा ही है? तो भाई आपने जब पैसे पे किए होंगे तो मैंने यहाँ पे देखा सवाल के अंदर रेंट पेएबल तो नहीं आ रहा था, बट प्रीपेड रेंट आ रहा था। प्रीपेड रेंट आ रहा था मतलब मैंने ऑलरेडी कोई एडवांस दिया हुआ है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है इस साल एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा? जो लास्ट ईयर एसेट था एडवांस दिया हुआ था, इस साल एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। और इस साल मैं जो भी पैसे दूंगा, कॉपी करने दूंगा, ऐसा नहीं जानी कॉपी कर ले, बट ये कि मैं तुम्हें ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा, कर ले कॉपी। अगर समझ भी लो तो अभी मतलब मेरे ख्याल से बेहतर है, तुम लोगों के लिए नोटिंग कर रहा हूँ, वरना तो मैं बोलते ही रहता। सही है ऐसन? हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सही है ऐसन जानी, अगर तुम बोलोगे तो सही है, चलते हैं आगे। खाली ये बता दो मुझे कि देखो तुम्हें पीडीएफ पूरी मिल जाएगी ये। सही है, ओके जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे प्रीपेड रेंट की बात हो रही है, मैंने कहा इसमें से कुछ एक्सपेंस होगा। आई डोंट नो अभी कि कितना एक्सपेंस है। फिर मुझे एक बात बताओ, हम जो भी पैसे देंगे रेंट की मद में वो एडवांस को इंक्रीज करेगा। मुझे दिया हुआ एडवांस नहीं, जो मैं किसी को दे रहा हूँ एडवांस, उसको इंक्रीज करेगा। मेरा एसेट क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। चलिए जी, मैंने देखा कि पेमेंट साइड पे एक पेमेंट की गई थी रेंट के लिए, तो अगर तुम्हें ऑलरेडी प्रीपेड का अकाउंट गिवन है तो वो एसेट को इंक्रीज करेगा, ऐसा ही है? अच्छा, अगर लायबिलिटी का अकाउंट है तो लायबिलिटी को कम करता। दोनों अलग अलग बातें हैं ना। लाइबिलिटी को कम करेगा और एसेट को इंक्रीज करेगा। मेक सेंस? आगे सुनिएगा। हमने ये कहा कि भाई 45,000 की पेमेंट हुई है, क्या मैं कह सकता हूँ कुल मिला के ओपनिंग का और इस साल का मिला के, कुल मिला के मेरे पास रेंट का एडवांस हो गया कितना? 60,000 रुपये। मैंने देखा क्लोजिंग आपके पास बचा हुआ है 25,000 रुपये, तो बाकी एडवांस है अगले साल का, और बाकी एक्सपेंस हो गया कितना? सर ये आ गया 35,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ऐसा ही है। ये 35,000 रुपये की बैलेंसिंग फिगर के लिए आपको, अच्छा यानी क्या मैं कह सकता हूँ पिछले 15,000 तो एक्सपेंस बने ही बने, इस साल की पेमेंट में से भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस बना, और बाकी अगले साल का एडवांस बन गया। सही है जी? तो ये बात याद रखिएगा, ये हमें देखना होता है। तो हमें सवाल में जो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको पार्क करेंगे तो हमें खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली चीजें मिलने लगेंगी। इधर अब आपको सवाल में लिख के देगा कि सर रेंट एक्सपेंस के लिए रेशो दिया हुआ है 40 और 60 का।
तो आपने कहा इसको फेंकना है जनरल में और इसको फेंकना है स्पेसिफिक में। हाँ जी, कुल मिला के 25, 35। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, अब वो आपको अगर पेमेंट साइड पे वैसे ही दिखे कोई पेमेंट और उसके रिलेटेड कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ भी नहीं बोला हुआ तो सीधा सीधा जनरल में एक्सपेंस। चलें जी, अब एक चीज, सैलरी एक्सपेंस। मैंने कहा ये कि भाई चलो आओ सैलरी की बात करें। मैंने सैलरी की पेमेंट देखी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो पेमेंट अकाउंट से देखी होगी, ऐसा ही है। उससे मेरी लायबिलिटी क्या हुई होगी? तो पहले तो सर एसेट बढ़ा था पेमेंट से, वहां पे ऑलरेडी एडवांस था, यहाँ पे ऑलरेडी लायबिलिटी है, तो पेमेंट से लायबिलिटी कम होगी, जब एसेट होगा तो एसेट इंक्रीज होगा। चलें जी, अब अब मुझे एक बात बताएं सर, हमने यहाँ पे लिख दिया कोई ये पेमेंट हुई है 30,000 रुपए की। अच्छा, आइडियली ये एक्सपेंस होता, जितनी पेमेंट उतना एक्सपेंस। अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई कुछ सैलरी पे होने से रह गई है, तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है? तो सर हमने कहा वो 15,000 की है, और कुछ ओपनिंग पेबल था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 30 एक्सपेंस माना जा रहा था? डेफिनेटली माना जा रहा था, और उसमें से 15 पे नहीं हुआ, बट एक्सपेंस तो है। कुल मिला के एक्सपेंस हो गया था 45 का, पर जिसमें से जो पेबल है 5 पिछले साल का है, तो इस साल का एक्सपेंस कितना हो गया? 40,000। अच्छा, वो आपको रेशो बता देगा कि भाई ये जो है 55% और 45% ये आ गया जनरल में, और ये आ गया स्पेसिफिक में। इंडोमेंट फंड में मुझे एक बात बताओ, वहां पे तो सिर्फ पैसे रखे हुए इन्वेस्ट करने के लिए, क्या खर्चा डालोगे? जनरली आ नहीं सकता। वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेज करने के लिए बंदा रखा हुआ है, तो मेक सेंस वहां सैलरी चली जाएगी, तो वो सवाल में रेशियो बता देगा। मतलब मैं क्या, इसके 3 शाखे बना दो, मसला क्या है, एक्सपेंस निकालना है। सही है इधर। अच्छा भाई, आपने क्या कहा, 22,000 और 18,000, कुल मिला के 40,000। अच्छा भाई, मुझे जल्दी से टोटल एक्सपेंसेस बता दें, ये कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड है यार, ये 20 से 25 नंबर। 80,000। पहले ये बता दे भाई, 4011 2.5, ये 40, ये तो जीरो आ गया एक्सपेंस। 80,875। अच्छा भाई, अब आपको ये एक्सपेंसेस का टोटल मिल गया। अब सर एक एक करके ये देख लेते हैं। आप देखें 95,500 में से 40,112.5 माइनस करो, तो आपके पास सरप्लस आ रहा होगा पॉजिटिव में, और डेफिसिट आ रहा होगा नेगेटिव में। ये पॉजिटिव है ना पहला? लुआल अब्बास, सर ये पेपर में इसका सवाल बहुत ज्यादा हैवी आता है जानी, मतलब हैवी तो नहीं कहते यार, ये कि बस कॉन्सेप्चुअली होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जो आएगा उसमें बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है बस, तो वही मैं करवा रहा हूँ रिवाइज। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है जी इधर। अच्छा भाई, सॉरी कितना था ये? 55। सही है जी।
ये कितना आ गया? 576 और ये तो सीधा सीधा 21,000 और टोटल कितना? 70325। हाँ भाई, कुल मिला के सरप्लस इतना आ गया। चलें जी, आपने ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाए होंगे, इसके अंदर मैं अज्यूम फिगर्स लिख रहा हूँ कि सर ये आ गया 80,000 का फंड, ये आ गया कोई 55,000 का फंड और ये आ गया हमारे पास कोई 25,000। ये आ गया 25,000। अच्छा भाई, क्या सरप्लस डेफिसिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं? ऐसा ही है, सरप्लस डेफिसिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इधर। अच्छा भाई, सरप्लस डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो 55,387.5। स्पेसिफिक कितना आ गया भाई? 5762.5। 21,000। अच्छा भाई, ये आ गया 21। प्लीज सुनिएगा। अच्छा भाई, ये तो मैं क्लोजिंग निकाल लेता आराम से, बट क्योंकि हो सकता है कि कोई हमने खुद ही कोई पॉलिसी बनाई हो ट्रांसफर करने की, एक्सटर्नली बोला गया हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि 5,000 निकाल के आपको स्पेसिफिक में फेंकना है और 2,000 निकाल के एंडोमेंट में फेंकना है। तो यहाँ से कुल मिला के कितने निकाल लें? 7,000, जिसमें से 5,000 यहाँ आ गए, 2,000 यहाँ आ गए। अब खुद भी देख लो, इक्विटी में कोई चेंज नहीं है, आपका खाली ट्रांसफर्स हो रहे हैं इंटरनली, इसको मैं कहता हूँ इंटरनल ट्रांसफर्स। अच्छा जी, इधर अब मुझे जनरल का टोटल बता दो। 1 2 और ये 87.5 है ना? 37 है। 54,237.5 ऐसा ही है जी। और 48,000। हाँ भाई, हो गई स्पेसिफिक फंड अकाउंटिंग। चलें जी, ये तो हमने यूज किया था। अगर मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल दूं भाई, ये तो था रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, ऐसा ही है। अच्छा, अब खाली कैलकुलेटर आपके पास होगा ताकि मैं इसी को यहाँ कंक्लूड कर दूं, हम दूसरा मेथड भी हाथ के हाथ कर लें। सही है जी, ये तो आपके पास सबके पास है, खाली मैं यहाँ पे इसको डेफिल मेथड से भी करा दूं। ये आ गया डेफिल मेथड। अब सुनिएगा, डेफिल मेथड में जल्दी बता दो सबसे पहला काम। सर डेफिल मेथड में तो आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, आपने सिंपल ये चुरंगी पिक की, ये हमने पिक करके भाई यही है। कंपैरिजन भी पूछ सकता है अगर दिमाग घूम गया उसका। अच्छा भाई, आपके सामने है। सर डेफिल के लिए रिजर्व बनाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट में बाकी के बैलेंस भी जाते हैं। मैं सानिया आपकी बात नहीं समझा। आपकी बात क्लियर नहीं हुई। अच्छा जी, चलें चलें, सही है, ओके, इधर देखो। अच्छा भाई, ये देखें जरा, मैंने डेफिल मेथड में सिर्फ कौन सा पीएनएल बनाया, किसका बनाया है? जनरल फंड का। यानी वही सारी चीजें स्पेसिफिकली एलोकेशन होके आई होंगी। देखो आपने काम फिर भी ये किए हुए होंगे, ये वाले ना। अच्छा आप सुनिएगा मेरी बात, अब मैं बनाऊंगा इसके बाद
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये रहा जी, मैंने सिंपल एक काम ये किया, ये हमने कॉपी किया और इस मेथड में ये आ गया। अच्छा अब इधर सुनिएगा, मैं खाली यहां पे कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं। अच्छा भाई अब देखें, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया डेफिल मेथड के अंदर। अब और प्लीज लॉजिकली सुनना ये बात। देखो सरप्लस मैंने सिर्फ एक ही का दिखाया है क्योंकि मैंने पीएनएल से भी एक ही का बनाया है। सरप्लस तो एक ही का दिखाया ना क्योंकि पीएनएल भी एक ही का बनाया है। आपको डेफिल मेथड में वो ये कहता है मैं इनकम सिर्फ मानता हूं जनरल फंड की, बाकी किसी की इनकम नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन करके वैसे ही रखना ताकि आप अकॉर्डिंगली चीजें पार्क कर सकें। आप सुनिएगा मेरी बात। अब मैंने ये कहा कि भाई जब डेफिल मेथड अकाउंटिंग होती है तो जनरल फंड की इनकम इनकम कहलाती है, बाकी स्पेसिफिक फंड का पैसा स्पेसिफिक फंड में आता है और वहीं से ही चला जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, साथ साथ बोलोगे, स्पेसिफिक फंड का पैसा और वहीं से चला जाता है, कोई इनकम वगैरह अलग से प्रेजेंट नहीं होती है, ब्रेकअप नहीं आता उसका। अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए कि आपने किस फंड में कितनी इनकम कमाई, किस फंड में कितना एक्सपेंसिव, तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे चले जाओ। अगर ये पंचायत नहीं पालनी है तो डेफल पे चले जाओ। चलें जी आगे सुनिएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे फिगर्स बतानी है। इधर मैंने ये कहा कि क्या 35,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे आए थे, सही है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की हेडिंग डाल दी। ये 35 आ गया और ये 21 आ गया। तो इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ गया जनरल का? वो तो इनकम के तौर पे दिखा दिया, वो यहाँ सरप्लस में आया हुआ है, वो सरप्लस में आया हुआ है। वेरी गुड, वो सरप्लस में आया है। यानी बेसिकली डेफिल मेथड में हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि आप ये बोलेंगे कि इक्विटी में पैसा डाला, वहीं से खर्चे हुए, इक्विटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म। इससे ज्यादा कुछ ब्रेकअप नहीं होगा। अच्छा आगे सुनिएगा, ये 35,000 रुपये और 21,000 रुपये आ गए। हमने कहा सर एक और चीज देख लेते हैं। मैंने कहा सर इसको तो टिक लगा दिया हमने। अब मैंने ये कहा आप लोग मुझे बताएंगे, ये 17625 को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये जरा तीनों को ऐड करके बताओगे सिर्फ इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 40762.5, 407 40762.5। हाँ भाई यहाँ क्या लिखते थे? फंड्स यूटिलाइज। अच्छा भाई क्लास के बाद आप एनपीओ का कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल करूंगा जानी, तुम लोगों के लिए बनाया, बिल्कुल करूंगा। इधर अच्छा भाई फंड्स यूटिलाइज, तो ये तो ब्रेकअप ही नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ पैसा लगा है, क्यों? सर डेफल है। अच्छा अगर ये मस्ती है तो कौन से पे चले जाओ? रिस्ट्रिक्टेड फंड पे। अच्छा तो दोनों में क्या अकाउंटिंग चेंज हो गई या प्रेजेंटेशन चेंज हो गई? प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। अभी देखना हिसाब किताब सबका इक्वल आएगा। आगे सुनिएगा इसका मुझे। अच्छा फिर मेरे ख्याल से ट्रांसफर्स भी हैं, 7,000 का ट्रांसफर था, 5 यहाँ था, 2 यहाँ था। खाली मेरी कंफर्मेशन के लिए इन तीनों को या सबको ऐड करो। मैं आईए 16 के और क्वेश्चंस बना दूंगा जानी, बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। मतलब क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। कितना आ गया? 128। अच्छा अगर पहले जाके मैच करूं मैं तो क्या मेरे ख्याल से यही आ रहा है, सेम है। अच्छा भाई अब जरा प्लीज इसको भी मैच कर लें एक बार। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देता, देता हूँ भाई देता हूँ। 5423.75।
अच्छा ये कितना था 48,000। अच्छा मुझे बात बताओ 54,237.5 क्या पहले भी यही था? ये था जी। और 48,000 देखो यार मैं फिर बता दूं, चीजें सिर्फ जो चेंज होंगी वो प्रेजेंटेशन वाइज होंगी, बाकी अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आपने सिंपल अकाउंटिंग करके रख लेनी है और फिर अपने आप से एक सवाल करना है। अच्छा फिर एक और चीज सुनिएगा, जितने भी रिसीट्स हैं वो आप बाकी फंड्स की साथ में लिख लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा, अगर तुम मेरी बात सुनो और मानो तो एक चीज बता रहा हूँ, आप एक काम ये करिएगा, भले ही उसने डेफिल मेथड बोला हो, आप पेंसिल से रिस्ट्रिक्टेड फंड बना देना, पेंसिल से रिस्ट्रिक्टेड फंड की अकाउंटिंग कर लेना। रीजन बता रहा हूँ क्यों, ताकि टोटल करके वहां पे लिख के पे मिटा देना, ताकि आपका डेफिल मेथड भी हो जाएगा। नहीं तो मिटाने में क्या मसला है तेरे को? सही है इधर। अच्छा भाई इधर, अब यानी बिल्कुल बिल्कुल, अब सुनिएगा जानिए, सुकून से सुने। देखिए आपने सिंपल एक काम ये करना, आपको पता है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में चीजें सामने सामने होती हैं। आप पहले सारी चीजें वहां लिख देना, पेंसिल से बाकी लिख देना, दो जो अगली चौरंगियां हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हो तो फिर पेंसिल से नहीं लिखना, पता है बाद में उसको पेन से यूं कर रहे हो। सही है, वो तो अकॉर्डिंगली चिपका के आना। अच्छा जी, यानी अगर वो नहीं मांगा गया तो आपने पेंसिल से लिख दिया, आपने वहां से फिगर उठा के क्यूमुलेटिव चिपकानी, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, बैलेंस शीट में मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स। आपने क्लोजिंग बैलेंसेस अकॉर्डिंगली निकाल लिए थे सारी कैलकुलेशंस करते वक्त। क्लियर है जी? ये था होल एंड सोल आपका रिवीजन। अच्छा जी, मैं एक सवाल दे देता हूँ तुम लोगों को, सही है जी, जो कि तुम लोग आराम से बैठ के कर लेना, क्योंकि आधा घंटा है अभी। मैं मतलब टाइम वैसे नहीं जाया करना चाहता तुम्हारा, मैंने खाली ये था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। और हाँ, क्लास ऑफ करने से पहले एक चीज सुन लो, हमने एक चीज सीखी थी, जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ एसेट्स होते थे जिसको हम डेप्रिशिएट नहीं करते थे, जो यूनिक और एंटीक चीजें होती थी। सही है जी, उसका नाम क्या था जल्दी से बताओ ऑनलाइन वालों, कोई एक नाम स्पेसिफिक बताया था मैंने तुम्हें। कलेक्शंस, कलेक्शंस बिल्कुल, कलेक्शन सुनिएगा। कलेक्शंस का मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि भाई वो डेप्रिशिएट नहीं होते, क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि वो एंटीक यूनिक नेचर के होते हैं। उसको अगर इदारे की पॉलिसी ये है कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने का मतलब यह है कि भाई उसकी लाइफ डिटरमाइन नहीं हो सकती, वो कभी आपके लिए खत्म नहीं होंगे। तो हाँ, आया कि उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है, वो मैं मानता हूँ, पर मतलब यूजुअली नहीं होती। यूजुअली इसलिए नहीं होती क्योंकि वो रेयर होते हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सही है जी? तो आपको ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने इसमें तुम्हें कायद आजम की एग्जांपल्स दी थी, सही है जी, उसका कोड वगैरह, उसकी कार, उसकी छड़ी, है ना, ये सारी चीजें इधर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, वो अगर पीपी में इंक्लूडेड है तो आप उसको हटा के अलग से प्रेजेंट करेंगे और उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है? चलिए जी, ये कुछ चीजें। और फिर मैंने ये बताया था कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पैसे मिलते हैं तो उसको आप अलग से रखते हैं। सही है जी? ये कुछ बातें थी। कल की क्लास में मैं कुछ दो और चीजें कराऊंगा, सही है जी, इसी एनपीओ से रिलेटेड। और एक सवाल अभी दे रहा हूँ, एक सवाल कल और करेंगे, ताकि ये एनपीओ क्लोज हो जाए। सेट है जी? चलिए जी, मिलते हैं। पर ये आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, ये आपको करके भेजना है। चलिए जी, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ।